इस कक्षा की शुरुआत हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले टॉपिक से करेंगे, वाले बिंदु से करेंगे, क्योंकि आप लोग कक्षा 8 में हैं और कक्षा 8 में आने वाले सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल का एक अध्याय है इंडस्ट्री, हिंदी में कहें तो उद्योग। और इसी की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। इसी अध्याय को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैंने इंडस्ट्री के बारे में अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग बातें बताई है और हर वो बातें बताई है जो अभी तक इस अध्याय में आया है पारस प्रकाशन पुस्तक और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार। और मैंने बताया कि इंडस्ट्री का कंसेप्ट क्या होता है, इंडस्ट्री को कैसे परिभाषित करते हैं, उद्योग का डेफिनेशन क्या है। तो हम लोगों ने यह भी देखा कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, एक उद्योग को लगाने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोगों ने साथ साथ यह भी देखा कि उद्योग जो है वो किस किस आधार पर कितने कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 39 से इस अध्याय को शुरू किया था। पृष्ठ संख्या 40 में भी हम लोगों ने हर वो कंसेप्ट को देखा जो आप लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 41 पर, यानी कि पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 41, जो कि सामने आप लोगों को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। पारस प्रकाशन पुस्तक का यह सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी पुस्तक के तौर पर आप लोगों के पास है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पुस्तक ले लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। लिखा हुआ है दिस इज एन एंशिएंट इंडस्ट्री, यह एक बहुत पहले से चल रहा उद्योग है, यह एक पौराणिक या फिर कहें तो एक बहुत पुराना उद्योग है, एंशिएंट इंडस्ट्री है। कॉटन, उल, सिल्क, जूट हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, कपड़े के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल का मतलब हिंदी में अगर देखें तो टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा होता है, कपड़े को वस्त्र कह लें। ये वस्त्र उद्योग की बात हो रही है, कपड़े उद्योग की बात हो रही है। और कपड़ा भी कपास से बना हुआ, यानी कि रुई से बना हुआ, या फिर अंग्रेजी में कहें तो कॉटन से बना हुआ, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपास वस्त्र उद्योग, या फिर कहें तो रुई वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, इन सारी चीजों की बात हो रही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाहे वो कॉटन हो, कपास हो, रुई हो, चाहे वो ऊन हो, अंग्रेजी में उल कह दें, या फिर और भी अलग अलग चीजें हो, सिल्क हो, जूट हो, ये सारी चीजें हो, ये सब प्रयोग होते हैं कपड़ा बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूजेज फाइबर, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फाइबर का प्रयोग करता है। फाइबर आर ऑफ टू टाइप, फाइबर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, यानी कि एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नेचुरल फाइबर कहां से निकलता है, तो ये उल से, सिल्क से, कॉटन से और जूट से निकलता है। जबकि मैन मेड फाइबर आर नाइलॉन एंड पॉलिस्टर, जो नाइलॉन और जो पॉलिस्टर है यह मैन मेड, यानी कि मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम जो है फाइबर है। आगे, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले स्पाइनिंग एंड वीविंग वेयर हैंडमेड, ये हम लोगों ने पहले भी देखा कि जब औद्योगिक क्रांति आया, यानी कि जब मशीन का युग आया, जब मशीन एरा आया, उससे पहले जो कार्य होता था वो हस्तकला, यानी कि हाथ आधारित कार्य होता था, शरीर आधारित कार्य होता था, हैंडमेड कार्य होता था। चाहे वो बुनाई की बात हो, चाहे वो सिलाई की बात हो, सब जो है वो हाथ पर निर्भर हुआ करता था, शरीर पर निर्भर हुआ करता था। और जब मशीन आया तो सारा कुछ जो है वो मशीन पर चला गया। चलाएगा तो इंसान ही, चलाएगा तो हाथ ही, लेकिन अधिकतर कार्य जो है वो जो पहले इंसान कर रहा होता था अब वो मशीन करता है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद। 18वीं शताब्दी की बात करें, लिखा हुआ है इन 18th सेंचुरी पावर लूम केम इनटू एग्जिस्टेंस, पावर लूम का आविष्कार हुआ, या फिर कहें तो पावर लूम जो है वो वास्तविकता में आया। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड फैसिलिटेटेड मोस्ट दिस इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आया, तत्कालीन इंग्लैंड में जो तत्कालीन औद्योगिक क्रांति आई, उससे इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा मिला, लाभ मिला, कहें तो ये इंडस्ट्री जो है ये और ज्यादा विकसित हो गया। हालांकि इससे
उन सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोग जो है टेक्सटाइल से छोड़कर कृषि पर चले गए। वो भारतीय लोग या फिर वैसे लोग जो टेक्निकली उतने साउंड नहीं थे, यानी कि तकनीकी रूप से उतने मजबूत नहीं थे, उतने सक्षम नहीं थे, या फिर उनके पास उतना धन नहीं था कि वो इन सारे मशीन का प्रयोग करें। तो यहाँ पर परेशानी तो हुई, दिक्कत तो हुआ। लेकिन अगर टेक्सटाइल की बात करें, कपड़े की बात करें, तो कपड़े का जो विकास है, जो मैन मेड के एरा में हो रहा था, समय में हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा मशीन वाले युग में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। लेकिन अब बात वही है कि औद्योगिक क्रांति हुआ तो इसके कुछ फायदे हुए, कुछ नुकसान हुआ। नुकसान भारतीयों के लिए हो गया, क्योंकि इससे भारतीय हस्तकला और बहुत सारी चीजें जो है वो सिमट कर रह गई, जो पहले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर फायदा यह हुआ कि बहुत सारी चीजें जो है वैश्विक रूप से आगे बढ़ता चला गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा आगे हो गया। और चूंकि इसका जनक जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वो इंग्लैंड था, अंग्रेज थे, तो इन लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और नुकसान भारतीयों को झेलना पड़ा शुरुआती स्तर पे। बाद में भारतीय भी अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अपना लाभ उठा रहे हैं। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट, भारतीय जो कपड़े के उद्योग कर्मी हैं, ये सारे लाभ उठा रहे हैं। लिखा हुआ द इंडस्ट्रियलिस्ट सेटअप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो उद्योग कर्मी थे या फिर कहें तो जो उद्यमी थे, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेट कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे, कपास वाले वस्त्र उद्योग को। लिखा हुआ है चाइना यानी कि चीन, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए यानी कि अमेरिका आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये सब जो है वो कॉटन टेक्सटाइल के मामले में एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे खासे मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है जहां पर यह बताने का प्रयास किया गया हुआ और यह बताया गया है कि वर्ल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि दुनिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कैसे कैसे कहां कहां है। और नीचे वाले चित्र में दिया हुआ है कॉटन प्लांटेशन, ये जो रुई और जो कपास का जो खेती होता है, जो लगते हैं पेड़ और कैसे कैसे ये सारा कुछ होता है, वो इस चित्र में समझाने का प्रयास किया गया हुआ है, समझाया गया हुआ है आप लोगों को, जो पृष्ठ संख्या 41 पर दिख रहा है। दूसरे वाले नहीं, तीसरे वाले चित्र में, क्योंकि पहला वाला चित्र ये है जिसमें वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन दिखाया गया हुआ है, तो दूसरे चित्र में वर्ल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दिखाया गया हुआ है, तो तीसरे चित्र में कॉटन प्लांटेशन की बात की गई हुई है, कॉटन प्लांटेशन को दिखाया गया हुआ है, चित्रण किया गया हुआ है। अब पृष्ठ संख्या 42 पर आते हैं हम लोग, 41 से आगे बढ़ते हैं, 42 की बात करते हैं। लिखा हुआ इन एंशिएंट टाइम इंडिया वाज वर्ल्ड फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल। अगर पुराने समय की बात करें, बिफोर कॉलोनियल पीरियड की बात करें, इंपीरियल रूल की बात करें, या सीधा सीधा अंग्रेजों के आने से पहले की बात करें, या फिर मुगलों के यानी कि मुसलमानों के आने से पहले की बात करें, तो भारत का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था या फिर कॉटन टेक्सटाइल जो था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत तेजी से आगे जा रहा था, या फिर कहें तो यह विश्व प्रसिद्ध था। द मुस्लिन ऑफ ढाका, द सिंजे ऑफ मुसलीपट्टनम, क्लासिको ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड ब्रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत वी आर वेल नोन फॉर क्वालिटी एंड डिजाइन। ये सब कुछ जगह के, ये सब कुछ टेक्सटाइल हैं जो अपने अपने गुणवत्ता के लिए और अपने अपने रूप और प्रारूप के लिए विश्व प्रसिद्ध थे, जाने पहचाने जगह थे। इट अट्रैक्टेड द यूरोपियन ट्रेवलर, जितने भी विदेशी यात्री आए, यूरोपियन ट्रेवलर जो आए, उन लोगों को ये सारी चीजें आकर्षित करती चली गई। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद, द हैंडमेड गुड कुड नॉट कम्पीट विथ चीप मशीन मेड गुड। ये सब बातें हम लोगों ने पहले भी कर रखी है कि जो हैंडमेड गुड था, जो भारतीयों के द्वारा हस्तकला के द्वारा निर्मित जो वस्तु था, वो मशीन वाले वस्तु से कंपीट यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, क्योंकि मशीन वाला जो गुड्स था वो क्वालिटी वाइज भी और जो क्वांटिटी वाइज है, ये सारे चीजों में बहुत तेजी से बन रहा था, बहुत अच्छा गुणवत्ता था और प्राइस भी कम था।
ये सारी चीजें थी जिसके कारण से हैंडमेड जो है वो बहुत नीचे रह गया और जो मशीन मेड प्रोडक्ट था वो बहुत आगे चला गया। कोई इन दोनों के बीच में कंपटीशन ही नहीं हो पाया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद। अब बात करते हैं इस चित्र की। यह एक चित्र है जिसमें दिखाया गया हुआ है कॉटन मिल, यानी कि एक कपास का मिल है, एक रुई का मिल है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र कॉटन सेंटर। भारत के दो राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र। इन दो राज्यों की बात होगी कॉटन सेंटर के रूप में, या फिर कहें तो कपास के केंद्र के रूप में, या फिर कहें तो टेक्सटाइल के केंद्र के रूप में। जब भारत पहले हुआ करता था 1960 से पहले की अगर बात करें तो भारत का जो महाराष्ट्र और गुजरात था ये दोनों एक ही हुआ करता था। बॉम्बे प्रोविंस के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात आया करता था, लेकिन बाद में बॉम्बे प्रोविंस जो है वो भाषा के आधार पर बटा। एक क्षेत्र जो है वो गुजरातियों का और एक क्षेत्र जो है वो मराठियों का, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात बना। इस इतिहास में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि जब इतिहास में ये अध्याय आएगा तो वहां पर इसकी बात होगी। बस मैं यहां पर यही बताना चाहता हूं कि गुजरात और महाराष्ट्र जो आज भारत के दो राज्य दिखते हैं ये 1960 से पहले एक ही हुआ करता था बॉम्बे प्रोविंस के नाम से। ये दोनों जो जगह हैं वो बॉम्बे प्रोविंस के नाम के अंतर्गत हुआ करते थे। अब हम लोग यही बात करेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के कॉटन सेंटर की बात करेंगे। भारत देश का एक राज्य गुजरात है तो एक राज्य महाराष्ट्र है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि यह भारत की आर्थिक राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र कॉटन सेंटर की। लिखा हुआ है The first textile mill was set up in Mumbai in 1854। वर्ष 1854 में पहला टेक्सटाइल मिल जो है वो मुंबई में, यानी कि अभी के महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में और तत्कालीन मुंबई में स्थापित की गई थी 1854 में, वर्ष 1854 में। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला टेक्सटाइल मिल जो है वो किस वर्ष और कहां पर स्थापित किया गया था भारत में, तो वर्ष 1854 में मुंबई में। मुंबई उस समय महाराष्ट्र की राजधानी नहीं थी, महाराष्ट्र का कोई वहां उस समय औचित्य नहीं था, लेकिन अभी के समय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र का एक नगर मुंबई है और भारत का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। This industry developed in Maharashtra and Gujarat because of moderate climate, good network of road and railway, port facilities for export and import, and above cropping of cotton on black soil is good for cultivation of cotton। लिखा हुआ है कि यह जो इंडस्ट्री है, यह जो उद्योग है, ये महाराष्ट्र और गुजरात में इसलिए फला फूला, इसलिए आगे बढ़ा और मुंबई में इसलिए आगे बढ़ा और मुंबई के अलावा अलग अलग जगहों पर इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का क्लाइमेट यानी कि वातावरण, मौसम, मुंबई का रोड और रेलवे नेटवर्क यानी कि यातायात के साधन, पोर्ट फैसिलिटी यानी कि बंदरगाह यानी कि पानी वाला रास्ता जो था वो बहुत अच्छा था, फेवरेबल था इस इंडस्ट्री के लिए, कोई भी इंडस्ट्री के लिए, जिसके कारण से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट को हम लोग निर्यात कहते हैं, इंपोर्ट को आयात कहते हैं। ये सब इंटरनेशनल बिजनेस के टर्म है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है यह आसानी से हो सकता था, इसलिए ये जो महाराष्ट्र और गुजरात है ये शुरू में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मेन सेंटर के तौर पर आगे बढ़े। और इन सबसे ऊपर मुंबई के साथ सबसे प्लस पॉइंट ये था, सबसे सकारात्मक बात ये थी कॉटन के रेस्पेक्ट में कि जो कपास है, जो रुई है, जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल पर ज्यादा बढ़ता है, यानी कि कहें तो ब्लैक सॉइल जो है उसके लिए फेवरेबल होता है और यहां पर ब्लैक सॉइल अवेलेबल है। यहां पर मुंबई के तट पर या फिर मुंबई में कहें तो ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी खासी है, जिसके कारण से कॉटन की खेती यहां पर आराम से होती है, या फिर कहें तो कॉटन यहां पर एक फेवरेबल बन जाता है कल्टीवेशन के लिए। लिखा हुआ है मुंबई वाज द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सिटी एंड आफ्टर दैट अहमदाबाद इन गुजरात बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इन इंडिया। अगर भारत की बात करें तो मुंबई जो है सबसे बड़ा
टेक्सटाइल सिटी है, यानी कि वस्त्र उद्योग के आधार पर मुंबई जो है वो 1 नंबर पर आता है, महाराष्ट्र का मुंबई, और गुजरात का अहमदाबाद जो है वो 2 नंबर पे आता है। महाराष्ट्र की मुंबई जो है वो राजधानी है, गुजरात का अहमदाबाद जो है वो राजधानी नहीं है, राजधानी गांधीनगर है। आगे, अहमदाबाद कैन देयरफॉर बी नोन एज फॉर द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोथ द सिटी यानी कि मुंबई और अहमदाबाद आर लोकेटेड नियर द कॉटन ग्रोइंग एरिया, ये दोनों जो है ये कॉटन ग्रोइंग एरिया यानी कि जहां पर कपास जो है वो अच्छा खासा फले फूले, उस क्षेत्र के पास ये दोनों शहर नगर जो है वो स्थित हैं। एज द रॉ मटेरियल ऑफ अवेलेबल, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एज द रॉ मटेरियल अवेलेबल द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है और गुजरात और महाराष्ट्र में, और अगर कहें खास तौर पर तो गुजरात का अहमदाबाद और महाराष्ट्र का मुंबई जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत है, अच्छी खासी जनसंख्या है, भरपूर मात्रा में जनसंख्या है, इसके कारण से यहाँ पर जो ह्यूमन पावर है वो भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, यानी कि सस्ते में यहाँ पर मजदूर की भी उपस्थिति है। ये सारी चीजें जो हैं इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। आगे अब बात करेंगे ओसाका का। हम लोगों ने गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर ली, यानी कि भारत की बात कर ली। अब चलते हैं थोड़ा सा विदेश की यात्रा पर और बात करते हैं जापान के एक जगह की, एक सेंटर की, एक टेक्सटाइल सेंटर की, एक वस्त्र केंद्र की, उसका नाम है ओसाका। अब बात होगी ओसाका की, लेकिन ओसाका की बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। यहीं पर अभी हम लोगों ने अलग अलग चीजों की बात की। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 42 पर हैं। अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग यहीं से यानी कि इसी पृष्ठ से और ओसाका की बात करते हुए अपनी कक्षा को शुरू करेंगे और आगे हर वो बात करेंगे जो कि हम लोगों को PSBI के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार करने हैं।